नमस्कार फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? हंसमुख ज़िंदगी को हंसते हुए व्यतीत करना और हंसते हुए सफलता को भी अर्जित कर लेना है। तो इसी क्रम में आज हम इतिहास की श्रृंखला का अगली कड़ी स्टार्ट करते हैं। और इतिहास के क्रम में मैंने आप लोगों को भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन की एक पूर्व पीठिका का निर्धारण आपके समक्ष किया था कि कौन सी वो परिस्थितियां थी जिसने यूरोपियन राष्ट्रों को भारत में आने के लिए मजबूर किया। दोस्तों, अगर टर्की ने कस्तंतुनिया पर अधिकार नहीं किया होता तो शायद नवीन जलमार्गों की तलाश नहीं हुई होती और नौसैनिक क्षमता का विकास नहीं हुआ होता। तो उसी का परिणाम यह था दोस्तों कि कस्तंतुनिया पर या कुस्तुनतुनिया पर जब टर्की ने पूरी तरह से अपना अधिकार स्थापित कर लिया तो उसी अधिकार स्थापित करने के परिणाम स्वरूप यूरोप में एक नई चेतना का विकास होता है, जिसे एनलाइटनमेंट कहते हैं या एनलाइटमेंट कहते हैं। रेनेशा का उद्भव होता है, प्रबोधन, नए नए विचार, ये सारे विकास ही यूरोप में नई चेतना का विकास करते हैं। और यही नई चेतना दोस्तों नए नए भौगोलिक मार्गों की खोज के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। और उसी का परिणाम हुआ दोस्तों कि 1498 ईस्वी में भारत के मालाबार तट में एक राज्य अवस्थित है जिसका नाम है केरल। और केरल के कालीकट पर पहली बार इसी यूरोप का रहने वाला वह नागरिक जो पुर्तगाल का था वही आता है, वास्को डी गामा। और 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट पर पहुंच करके अपना व्यापार वाणिज्य की प्रक्रिया को निष्पादित करता है। इतनी प्रक्रिया को मैंने आपके समक्ष पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुका था। मेरे दोस्तों, जो भी पहली बार अगर मुझे दृष्टिपात कर पा रहे होंगे तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वह मेरी पहली वीडियो को समझ करके आएँ, तभी इस वीडियो को थोड़ा सा आप इंटरेस्टिंग वे में समझ सकते हैं। दोस्तों, इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, इंटरेस्ट कब पैदा होता है? जैसे बोलते हैं ना कि बुध बुध से समुद्र भरता है, तो मेरी पहली बुध को आप देखिए, फिर दूसरी बुध को आप देखिएगा। इसी तरह से आपको एक समुद्र के रूप में आपके पास इतिहास का ज्ञान अर्जित हो जाएगा और निश्चय ही आप जो चीज़ चाहते हैं वही चीज़ आपको प्राप्त होगी, क्योंकि आपका साधन और साध्य इसी की प्राप्ति के लिए, इसलिए जैसा साधन आपका होगा आपका साध्य भी वैसा होगा। इसी क्रम में अगर मैं आपसे बात करूं तो आइए अपने मुख्य टॉपिक पे हम लोग एंट्री करते हैं। और ये मेरा मेन टॉपिक क्या है? इस मेन टॉपिक को समझने की प्रक्रिया में हम समझने की कोशिश करेंगे कि मैंने आपको समझाया था मेरे दोस्तों कि ये वही पुर्तगाल है दोस्तों जहाँ से एक नागरिक उठ के आता है और उस नागरिक का नाम है दोस्तों क्या वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा दोस्तों भारत के कालीकट पर पहुँचता है। कब? 1498 ईस्वी में। कब पहुँचता है मेरे दोस्तों? 1498। तो प्रश्न उठा सर कि 1498 में ही क्यों आया? तो मैंने आपको इसके पीछे की भूमिका बता रखी थी दोस्तों कि 1453 ईस्वी में ऑटोमन तुर्कों ने पूर्वी रोमन साम्राज्य पर, अर्थात जहाँ पर वेजेंटाइन एम्पायर का शासन स्थापित था, उसको अपने अधीन ले लेता है और उधर के स्थल मार्ग को अवरुद्ध कर देता है। यह अवरुद्धता ही यूरोप के राष्ट्रों को मजबूर किया नए नए भौगोलिक मार्गों की खोज करना। और मैंने आपसे एक चीज़ और बताया था दोस्तों कि टर्की एक इस्लामिक स्टेट्स होने के कारण यह ईसाई स्टेट्स होता था यूरोप, इसलिए जब यहाँ इस्लाम का अटैक हो जाएगा तो ईसाई धर्म पर एक धर्म संकट की स्थिति क्रिएट हो गई। और वह धर्म संकट की स्थिति यह क्या थी? क्योंकि ईसाई लोग सिमट रहे थे, इसलिए अपने इस ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने का एक माध्यम भी खोज रहे थे उन लोग कि कैसे मेरा ईसाई धर्म वर्चस्व स्थापित करे। तो मेरे दोस्तों, इस बात को बखूबी याद रखिएगा कि यूरोप में पुनर्जागरण की चेतना जगी, प्रबोधन काल का उद्गम हुआ,
नवीन भौगोलिक मार्गों की खोज हुई और नवीन भौगोलिक मार्गों की खोज में ही यहीं पर है दोस्तों अफ्रीका का केप ऑफ गुड होप, मैंने आपको समझाया था, जिसे उत्तमाशा अंतरिक्ष की संज्ञा दी जाती है। इसी उत्तमाशा अंतरिक्ष का चक्कर लगाते हुए 1498 ईस्वी में केरल के मालाबार तट में एक जगह है कालीकट, और वहीं पर वास्को डी गामा पहली बार एंट्री भारत में करते हैं। तो दोस्तों जब एंट्री कर लिए तो आइए दोस्तों हम अपने मेन टॉपिक की शुरुआत करते हैं, और हमारा भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के सेंस में हम टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इतनी बैकग्राउंड मुझे समझाना इसलिए आवश्यक था कि कई लोग पीछे की क्लास को भूल जाते हैं, इसलिए भूलने की प्रक्रिया को मैंने समाप्त किया और फिर से आपको नई ताजगी के साथ अपने क्लास के साथ मैंने कनेक्ट करने की कोशिश किया। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, यूरोप में अब ध्यान से सुनिए, आपसे किस किस टाइप के प्रश्न बनने की 100% पॉसिबिलिटीज होती है। तो देखो दोस्तों, यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम, पहले हम फैक्ट्स इससे जितने बनेंगे उसको हम यहाँ पर कलेक्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक्स क्या होगा, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। और आपको मैंने बताया था कि यूरोपीय कंपनियों के आगमन में सबसे पहले कौन उठ के आया था। तो आपको पता होगा सर कि आपने सर बताया था कि सबसे पहले पुर्तगीज आए थे भारत में। पुर्तगीज़ में पुर्तगाली जिसको बोलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम याद रखेंगे कि आने का क्रम इनका क्या था। तो देखो दोस्तों, जिससे इसके सारे फैक्ट्स आपकी जुबान पर पहले बन जाए, उसके बाद से हम टॉपिक्स में पहले पुर्तगाली उठाएंगे, फिर हम डच को पढ़ेंगे, फिर हम अंग्रेज़ को पढ़ेंगे, फिर हम डेनिश को पढ़ेंगे, फिर हम फ्रांसीसियों को पढ़ेंगे। यही हमारा क्रम होगा और इसी क्रम में हम आपको आगे तक बिल्कुल सूक्ष्मता से, माइक्रो लेवल से हम माइक्रो लेवल तक आपको ले जाने की कोशिश करेंगे। आपको समझ में आया दोस्तों? वृष्टि और समष्टि के क्षेत्रों को हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। छोटे से छोटे फैक्ट्स और बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट आपके इतिहास में कभी भी आपको उलझाने की कोशिश नहीं करेगा। तो देखो दोस्तों, यूरोपीय कंपनियों के आने का क्रम सबसे पहले हम ध्यान से देखते हैं कि सर यूरोप से कितनी कंपनियां आई। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आने का क्रम। तो कहाँ पर आती हैं मेरे दोस्तों, भारत में आने का क्रम। सर सबसे पहले कौन सी कंपनी भारत में आती है। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सबसे पहले भारत में जो कंपनी आती है वो है पुर्तगाली कंपनी। एक बात तो आपको सर समझ में आ गई कि सबसे पहले पुर्तगालियों का भारत में आगमन होता है। और पुर्तगालियों में सबसे पहले किसका आगमन होता है सर। तो पुर्तगालियों में सबसे पहले वास्को डी गामा का आगमन होता है, इसलिए पुर्तगाली सबसे पहले आएंगे। और पुर्तगाली के बाद भारत में कौन आएगा दोस्तों, पुर्तगाली के बाद भारत में डच कंपनी आएगी। तो आपको दूसरा क्रम पता चला कि पहले नंबर पे पुर्तगाली, दूसरे नंबर पे डच और तीसरे नंबर पे वही आएंगे जिसने भारत को 300 सालों तक गुलामी की जंजीर में जकड़ के रखा रहा, वो है अंग्रेज। इसलिए दोस्तों, अंग्रेज को तो हमको 300 साल तक नहीं, हमको 1947 तक पढ़ना है इनको, कि किस तरह से अपने डिप्लोमैट्स पॉलिटिक्स के कारण भारत में लंबे समय तक शासन स्थापित किया। तो सारे गहन से गहन बिंदुओं को हम अपने अनुसार, टॉपिक के अनुसार कलेक्ट करते चले जाएंगे और एक लास्ट में आते आते हम अंग्रेज को पूरी तरह से समझने में कामयाब भी होंगे और इतिहास को बारीकियों से भी समझने में हम कामयाब होंगे। इसलिए तीसरे नंबर पे कौन आया दोस्तों, तीसरे नंबर पे आपको बता दूं कौन आया, अंग्रेज आए। तो आपको बात तो समझ में आ चुकी सर कि तीसरे नंबर पे सर आपने बता दिया अंग्रेज आए। तो सर चौथे नंबर पे कौन कंपनी आई थी दोस्तों, उस कंपनी का नाम था वेनिस कंपनी। आपको बात समझ में आई? पुर्तगाली पहले आए, फिर डच आए, फिर कौन आया दोस्तों, आपको बता दूं कौन आया। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप अवश्य मुझे बताने की कोशिश करें कि सर मुझे समझने में दिक्कत हो रही है। तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। डेनिश या वेनिस इसको आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए हम इसको डेनिश लिख देते हैं, आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा
कि वेनिस सर क्या लिख दिए, इसलिए डेनिश कंपनी आई भारत में। कब आई? अंग्रेजों के बाद। उसके बाद अंततः कौन आती है कंपनी मेरे दोस्तों? फ्रांस। तो देखो दोस्तों, ये रहा कंपनियों के आने का क्रम। तो आपको एक बात तो सर पता चल गई कि कंपनी भारत में कंपनियों के आने का क्रम तो सर यह था। तो सर प्रश्न अगर पूछ दिया कि कंपनी के जाने का क्रम क्या था, तो मेरे दोस्तों दोनों पॉइंट आपको याद रखना होगा। कंपनी के आने का क्रम और कंपनी के जाने का क्रम और कंपनी लगाने का क्रम सारा आपसे एग्ज़ाम में बिल्कुल पूछता है और पूछा भी है। तो हम उसी पैटर्न्स को फॉलो करते हुए चलेंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। एक बात याद रखना दोस्तों, यह सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में जाएंगे। गोवा में 1961 में इनको, शायद मुझे अभी कंफर्म डाटा थोड़ा याद नहीं है, लेकिन आपको मैं रियलिटी बता दूं कि सबसे पहले आए थे, सबसे बाद में जाएंगे। और आज भी देखिएगा इन लोगों का इतना लगाव है भारत से कि आज भी गोवा के बीच के तट पर, जहाँ भी गोवा का समुद्री इलाका है, उस बीच पर आकर के आज भी आराम से सोते हैं, क्योंकि इन्हें यहाँ से कुछ न कुछ लगाव है। और कुछ कितने दिन पहले गए थे, 1961, कोई बहुत बड़ा दिन थोड़े नहीं है। 1961, लगभग 60 से 80 साल का गैप है। तो इनको यहाँ से वाकई में लगाव था भारत से, इसलिए सबसे लास्ट में गए। कौन? पुर्तगाली जा नहीं रहे थे, भगाया गया इनको। तो ये बात समझिएगा। तो आपको एक फैक्ट्स तो दिमाग में बन चुका होगा कि हाँ सर, सबसे पहले ये आए तो सबसे बाद में ये गए, तो इतना तो कंफर्म हो गया। तो गए कौन सबसे पहले सर? देखो दोस्तों, पुर्तगालियों को पराजित किसने किया? डचों ने। और डचों को पराजित किसने किया? अंग्रेज़ों ने। तो जब, अब ध्यान से सुनना, ये सबसे लास्ट में गए तो डचों को पराजित अंग्रेज़ों ने किया, तो गए कौन होंगे सबसे पहले? डच। तो आपके अंदर कॉन्सेप्ट बनने स्टार्ट हो चुके होंगे कि सर सबसे पहले भारत से कौन गया? डच गया। उसके बाद से सर फिर कौन गया? ये देखो दोस्तों, ये डेनिश कंपनी। डेनिश कंपनी के बारे में मैं बताऊं कि डेनिश कंपनी भारत में व्यापार वाणिज्य करने तो आई थी। जब इसे मुनाफा प्राप्त नहीं हुआ तो ये अंग्रेज़ों को अपनी पूरी व्यापार की श्रेणियाँ या जो भी यहाँ कंपनी खोले थे सब कुछ बेच करके क्या कर गए? अपने स्वराष्ट्र की प्राप्ति के लिए चले गए। इसलिए दूसरे नंबर पे कौन सी कंपनी आएगी? डेनिश। तो मुझे लगता है आपको दूसरा फैक्ट भी अवश्य समझ में आया होगा कि सर सबसे पहले डच गए, उसके बाद डेनिश गए। अब आपको मुझे लगता है आसानी से यह बात समझ में आ चुकी होगी कि सर आप ये भी बता दो कि सबसे पहले कौन गया। तो ध्यान से सुनना दोस्तों, 1947 में, ध्यान से सुनिएगा। देखो दोस्तों, डच कब गए? 1759 में बेदारा का युद्ध होता है और इसी बेदारा के युद्ध में डच कंपनी को पराजित करने के पश्चात इसे अंग्रेज भेज दिए स्वराष्ट्र। तीसरे नंबर पे भारत से कौन गया? आपको सुन करके आश्चर्य होगा, लेकिन आश्चर्य नहीं होना चाहिए। गए कौन? अंग्रेज। 1947 में भारत से पूरी तरह से चले गए। आपको बात समझ में आ रही है? और अंग्रेज की बात कौन जाएगा दोस्तों? अब कौन बचा? फ्रांस। तो फ्रांसीसी यहाँ पर इस नंबर पे जाएंगे। फिर उसके बाद सबसे अंत में कौन जाएगा? पुर्तगाली। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ। देखो दोस्तों, ये गया 1759 के आसपास, 1759, ठीक है। डेनिश तो तुरंत आए, बेच के चले गए, इनमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं था। अंग्रेज कब गए? 1947। आपको यह बात समझ में आ चुकी होगी कि सर 1947 में तो ये चले गए, क्योंकि भारत उस समय आज़ाद हो चुका था, स्वतंत्रता की बंसी भारत में बज चुकी थी, इसलिए इन्हें कोई रोक नहीं सकता था। तो मुझे लगता है आपको यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरे ब्रो कि 1947 अंग्रेज गए, डच गए 1759 में, उसके बाद फ्रांसीसी गए 1954 में। आपको ये भी बात समझ में नहीं आई होगी। उसके बाद ये गए 1961 में। तो आपको एक क्रम तो मिल गया ना मेरे भाई कि 7-7 साल का सर गैप था। फ्रांसीसी पांडिचेरी से बाद में गए मेरे दोस्तों, क्योंकि पांडिचेरी में इनका बहुत ज़्यादा, इनको भी प्रेम संबंध टाइप का मान लो आप था। ये पांडिचेरी से 1954 में इनको भेजा गया और 1961 से इनको भेजा गया, गोवा से इनको भगाया गया कि भगो,
अब ये भारत स्वतंत्र राष्ट्र हो चुका है, अब इसका साम्राज्य स्वयं इस पर कायम होगा, इस पर किसी भी बाहरी यूरोपीय शक्तियों को हम देखना पसंद नहीं करते हैं। तो देखो दोस्तों, 7-7 साल का तो गैप है, 1947, 1954, 1961। अगर कभी भी आपसे भारत अगर एग्जाम में प्रश्न अगर सन वाइज अगर पूछेगा तब भी आपको दिक्कत होगा क्या? दिक्कत तो होना बिल्कुल ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमने रटाने की कोशिश नहीं किया। मैंने आपसे पहले बताया कि भारत में सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली। तो सबसे लास्ट में ये भी जाएंगे, तो आपको याद हो गया सर सबसे लास्ट में जाएगा। और अंग्रेज़ों ने किसको हराया? डच को पराजित किया। डेनिश कंपनी बेच के चली गई। तीसरे नंबर पर अंग्रेज 1947 में गए। 7 साल बाद फ्रांसीसी गए। उसके 7 साल बाद पुर्तगाली भारत से चले गए। मुझे नहीं लगता है दोस्तों किसी तरह से कोई भी आपको दिक्कत होगा। ये जाने का क्रम था, और उसके बाद मैंने ऊपर क्या बताया? आने का क्रम। अब मेरे दोस्तों देखो इम्पोर्टेंट फैक्ट, जितने भी टाइप के फैक्ट्स अगर आपके प्रश्न में बनने की संभावना होगी तो मैं उस पॉइंट को मैं यहाँ लिखने की कोशिश करूँगा। अगला पॉइंट है मेरे दोस्तों, कंपनी लगाने का क्रम। कंपनी लगाने का क्रम या कंपनी स्थापित करने का क्रम। तो ये भी पॉइंट को हम थोड़ा देखें दोस्तों। विजुअल है ना, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा? कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। ओके दोस्तों, समझ में आ रहा है। अब समझिएगा कंपनी लगाने का क्रम क्या था। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले कौन सी कंपनी आई? पुर्तगाली। तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले कोचीन में, कहाँ पर? कोचीन में अपनी कंपनी लगाई। तो सबसे पहले कंपनी कौन लगाएगा? पुर्तगाली लगाएंगे। पुर्तगालियों के बाद भारत में कंपनी कौन लगाएगा? ब्रिटिश अर्थात अंग्रेज लगाएंगे। तो आपको समझ में आया सर कि सबसे पहले पुर्तगालियों ने लगाया, उसके बाद अंग्रेज ने लगाया, और अंग्रेजों के बाद कौन लगाया दोस्तों? डचों ने। और डचों 3 तो हो गया, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच। डच के बाद कौन लगाएगा दोस्तों? डेनिश कंपनी लगाएगी। और डेनिश के बाद फ्रांसीसी लगाएंगे। तो मुझे लगता है मेरे भाई, आपको किसी भी तरह से अब कोई भी प्रॉब्लम अगर एग्जामिनर आपके अंदर, देखो दोस्तों एक बात सुनो, एग्जामिनर उस प्रश्न को टच करने की कोशिश करता है जहाँ पर बच्चा बहुत कम समय दे करके टॉपिक को स्किप करके आगे बढ़ता है, उस टॉपिक को एग्जामिनर हिट करने लगता है। क्योंकि मेरी बात सुनना, अगर एक बार इससे प्रश्न आ गया तो बच्चा अगली बार से इसको क्या करेगा? पूरे फैक्ट को रट जाएगा। तो मेरे दोस्तों, ये पढ़ने का एक बहुत रॉन्ग पैटर्न होता है। हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे उस टॉपिक की गहराई से अपने आप से स्व विश्लेषण करेंगे, और खुद के विश्लेषण के पश्चात हम खुद सोच लेंगे कि कितने टाइप के प्रश्न बने। और स्व विश्लेषण कैसे होता है? बैक ईयर पेपर को आपको देखना ही पड़ेगा। जब बैक ईयर पेपर को आप देखेंगे तो आपको अभी तक ये मिलेगा कि पुर्तगालियों ने पहली कंपनी कहाँ स्थापित किया, डचों ने कहाँ स्थापित किया, अंग्रेज़ों ने कहाँ स्थापित किया, फ्रांसीसियों ने कहाँ स्थापित किया। इनके जाने का क्रम अभी तक नहीं पूछा हुआ है। लेकिन दोस्तों, कंपनी लगाने का क्रम भी नहीं पूछा हुआ है। तो क्या लगता है आपको कि भविष्य में पूछेगा? नहीं दोस्तों, यूपीएससी IAS के एग्जाम में एक बार प्रश्न पूछ दिया कि चिंसुरा में जो कंपनी लगी थी वह किसकी थी? डचों की, अंग्रेज़ों की, फ्रांसीसियों की, डेनिशों की। तो दोस्तों मेरे भाई, अगर ये चीज़ फैक्ट याद नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे? आप अपने पेपर का एनालिसिस करिएगा। पूछा कि भारत से पुर्तगाली कब गए? 1961 में, 1947 में। तो अगर आपको 1947 पता है कि अंग्रेज़ गए होंगे, तो अंग्रेज़ों के 7 साल बाद फ्रांसीसी गए, और फ्रांसीसियों के 7 साल बाद दोस्तों गोवा से पुर्तगाली वापस चले गए। मुझे लगता है आपको ये पूरे फैक्ट्स आसानी से समझ में आ चुके होंगे। एक बार आप लोग आंख बंद कर करके और एक बार रिकॉल करिए दोस्तों, भारत में कंपनियों के आने का क्रम क्या था? आप बोलो सबसे पहले सर पुर्तगाली आए, फिर कौन आया? डच आया, फिर कौन आया? अंग्रेज आया, फिर कौन आया? डेनिश, फिर कौन आया? फ्रांसीसी आया। इतनी बात तो समझ में आ गई। सर जाने का क्रम क्या था? सर आपने बताया कि पुर्तगाली सबसे पहले आए थे लेकिन गए थे लास्ट में। ओके, उसको हम लास्ट में रख देते हैं, उसको छेड़ेंगे ही नहीं। तो डचों को पराजित कौन करेगा? सर उससे बड़ी शक्ति कौन थी? अंग्रेज।
इसलिए अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया और डेनिश कंपनी अंग्रेजों को बेच के चली गई, इसलिए डच, डेनिश, अंग्रेज। मेरे बात बोलो दोस्तों, आपको समझ में आ रही है? और जब अंग्रेज तक आप पहुंच गए तो आपको अंग्रेज के बाद मैंने आपको बताया था 7 साल बाद फ्रांसीसी पांडिचेरी से जाएंगे और उसके 7 साल बाद गोवा से पुर्तगालियों को हटा दिया जाएगा। इतनी बात तो समझ में आई। कंपनी लगाने का क्रम एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। तो कंपनी सबसे पहले पुर्तगाली लगाएंगे, फिर कौन लगाएगा सर? ब्रिटिशर्स लगाएंगे, और ब्रिटिशर्स के बाद डच लगाएंगे, डच के बाद डेनिश लगाएंगे, डेनिश के बाद फ्रांसीसी लगाएंगे। तो मेरे दोस्तों, अगर आप लोग इसी तरह से फैक्ट को याद करने की कोशिश करेंगे तो याद नहीं होगा। इसको बार बार अपने एक बार स्मृति पटल के समक्ष रख करके और इसे देखिए। और मेरे दोस्तों, मैं सच बताऊं, पढ़ने का अच्छा तरीका सबसे बेटर क्या होता है? जो क्वेश्चन आपको भूल रहा है, आप इसी क्वेश्चन को ये समझ के पढ़ने लगिए कि पेपर मेरा आउट हो गया है, यही क्वेश्चन आएगा। इसलिए देखिएगा आपके पढ़ने का तरीका बदल जाएगा। और इसके लिए चाहिए आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेशंस कि ये क्वेश्चन मान लीजिए आपको भूल रहा है और भूलने की प्रक्रिया में आप इसे इग्नोर करके आगे बढ़ गए। नहीं मेरे दोस्तों, ये अच्छी तरीका नहीं होता है। अच्छी किताबें और अच्छे लोग हर किसी को इतनी आसानी से समझ में आते नहीं हैं। इसलिए मेरे भाई याद रखिएगा, अगर ये चीज़ क्लिष्ट है तो क्लिष्टता में ही एग्जामिनर या पेपर बनाने वाला बंदा हमेशा उसी चीज़ को खोजता है कि यहीं से निकालो, कुछ ना कुछ बच्चा यहाँ फंसने की स्थिति में होगा। इसलिए दोस्तों, जब भी फंसे आप उसको ये मान के पढ़ें कि मेरा पेपर आउट हो गया है, और पेपर आउट होने के पश्चात मेरा पेपर यही प्रश्न बनेगा कि जाने का क्रम क्या था। तब देखिएगा आप 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड के अंतर्गत आप पूरा याद करके सबको सुना देंगे। ओके, मैं इसको मिटाऊं तो आते हैं दोस्तों। अब यूरोपीय कंपनियों के आने के क्रम में हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे? पुर्तगाली। तो समझिएगा और आप लोग बिल्कुल फ्रेश पेज पर लिखिएगा, पुर्तगाली कंपनी के भारत में आने का क्रम, और पुर्तगालियों को समझेंगे थोड़ा सा। देखो दोस्तों, भारत में सबसे पहले जो कंपनी आती है उस कंपनी को आपको तो सर पता चल गया कि सबसे पहले पुर्तगीज आते हैं, पुर्तगाली आते हैं। अब ध्यान से सुनना, पुर्तगालियों में सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से सुनना, अगर मैं इनसे पूछूं आपसे एक मोटा सा प्रश्न कि सर पुर्तगालियों के आने का कारण क्या था, आने का कारण क्या था, आपसे अगर सिंपल सा प्रश्न पूछ दिया कि सर आने का कारण क्या था, तो आपको नहीं लगा कि पहला, अगर आप ऑब्जेक्टिव में अगर इसे लिख देंगे तो आपको कोई दिक्कत होगा क्या? सर ऑटोमन तुर्कों द्वारा कुस्तुनतुनिया पर अधिकार। आप लोग बस थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिएगा, कुस्तुनतुनिया पर ऑटोमन तुर्कों का अधिकार करना। ऑटोमन तुर्कों का क्या हो गया था? अधिकार हो गया था। और जब अधिकार हो गया था तो इस अधिकार के फलस्वरूप क्या हुआ मेरे दोस्तों? बोलो, व्यापार बाधित हो गया। जब व्यापार बाधित हो गया तो क्या हुआ? यह नवीन मार्गों की तलाश करने लगे, स्थल मार्ग अवरुद्ध हो गया। स्थल मार्ग अवरुद्ध होने के पश्चात नए नए मार्गों की तलाश करने लगे। तो पहला रीजन तो ये पता चला। सर दूसरा रीजन भी कुछ था क्या? यस सर, दूसरा रीजन भी था। दूसरा रीजन क्या था? सर नए नए दिशा सूचक यंत्रों का विकास हो चुका था, जैसे कुतुबनुमा। याद रखिएगा मेरे भाई, एक बार बिहार पीसीएस में यह प्रश्न पूछ दिया तो लोगों ने यह सोचा कि कुतुबनुमा किसी मध्यकालीन इतिहास से संबंधित है, लेकिन नहीं दोस्तों, इस कुतुबनुमा को क्या कहते हैं? दिशा सूचक यंत्र। अब यहाँ पर दिशा सूचक यंत्र का विकास हो चुका था, इसलिए डायरेक्शन को प्राप्त करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये बात तो आपको समझ में आ चुकी होगी मेरे भाई। और तीसरा कारण क्या था? मैंने आपको समझाया था कि इनके आने का तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर होगा वह था धार्मिक कारण। और धार्मिक कारण के अंतर्गत क्या था मेरे भाई? आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि धार्मिक कारणों के अंतर्गत पुर्तगालियों के भारत में आने का सबसे प्रमुख कारण क्या था?
दोस्तों ऑटोमन तुर्क एक इस्लामिक कंट्री थी और ये सारे पुर्तगाली ईसाईयत को फॉलो करते थे। इस क्रम में जब उस क्षेत्र पर जब इस्लाम का अटैक हो जाएगा तो इस्लाम के अटैक के पश्चात इनका धर्म संकट की स्थिति खड़ी हो जाएगी। इसलिए धार्मिक कारण में क्या था, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। आपको बात समझ में आ गई होगी। मुझे नहीं लगता है कि आपको इतने टॉपिक में किसी तरह से कोई भी आपको दिक्कत हुआ होगा। मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई मेंस लेवल की स्टडी, कोई बंदा BEO की प्रिपरेशन कर रहा है क्योंकि वहाँ मेंस का है, तो अगर प्रश्न पूछ दिया कभी भी कि भारत में आने का कारण क्या था, ये था, आप लोग तो इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। किसी भी वनडे एग्जाम में अगर इसको ऑब्जेक्टिव रूप में बना दिया कि पुर्तगालियों के भारत में आने का कारण, या पुर्तगाली न दे करके अगर लिख दिया यूरोपीय कंपनियों के भारत में आने का कारण क्या था, तो कुतुब नुमा का विकास होना, और कुतुब नुमा के विकास से क्या हुआ, दिशा सूचक यंत्र मिला। इससे क्या हुआ, नवीन भौगोलिक मार्गों की खोज हो गई। आपको तो पता हो गया दोस्तों, नवीन भौगोलिक मार्ग की खोज, और नवीन भौगोलिक मार्गों की खोज ने क्या कर दिया दोस्तों, भारत में आने के लिए मजबूर कर दिया, और उसी का परिणाम था भारत से व्यापार संबंध स्थापित होना। बोलो मेरे भाई, किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा? तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मैं फिर से आगे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हो गया? अब ध्यान से समझिएगा। देखो मेरे भाई, घटना घटी कब, 1453 में, जब कस्तुनतुनिया पर ऑटोमन तुर्कों का आक्रमण हो गया। इसी के फलस्वरूप यूरोप में पुनर्जागरण की घटना लगी। पुनर्जागरण के फलस्वरूप क्या हुआ, आपको समझ में आया होगा कि सर एक पुर्तगाली था, और उस पुर्तगाली का नाम क्या था सर, वास्को डी गामा। एकदम अच्छे से एक एक पॉइंट को आप स्वतः बोलते हुए चलिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यही वह व्यक्ति था वास्को डी गामा। यह वास्को डी गामा भारत की तरफ घूमता है, और जब भारत की तरफ घूम करके आता है तो किस द्वीप का चक्कर लगाते हुए आता है, एक एक पॉइंट को नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों उत्तमाशा किस अंतरीप का, उत्तमाशा अंतरीप का चक्कर लगाते हुए, किस अंतरीप का, उत्तमाशा अंतरीप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। कई बार इंग्लिश में वर्ड दे देता है, केप ऑफ गुड होप। किस चीज़ का दोस्तों, उत्तमाशा अंतरीप का चक्कर लगाते हुए, किस चीज़ का, उत्तमाशा अंतरीप का चक्कर लगाते हुए कहाँ पहुँचा, आपको पता होगा कि उत्तमाशा अंतरीप का चक्कर लगाते हुए यह कहाँ पहुँचा, मालाबार तट पर। कहाँ पहुँचा मेरे दोस्तों, मालाबार तट पर। और मालाबार तट पर एक जगह था, यह मालाबार तट कहाँ अवस्थित है दोस्तों, केरल में, केरल में। और केरल में एक जगह है, उस जगह का नाम क्या है, कालीकट। यह कब पहुंचा मेरे दोस्तों, 1498 में। मेरे दोस्तों इस फैक्ट्स को अगर आपको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो स्वतः में थोड़ा सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि मैं टॉपिक्स को बहुत ओपननेस के साथ में पढ़ाता हूँ। कभी भी बच्चों को रटने के लिए मैं प्रेरित नहीं करता। पुर्तगाली व्यक्ति सबसे पहले वास्को डी गामा था, और यह वास्को डी गामा उत्तमाशा अंतरीप का चक्कर लगाते हुए कहाँ पहुँचा, मालाबार तट पर। मालाबार तट कहाँ है, केरल में। केरल में वह जगह कौन सा था, कालीकट पर यह पहुँचता है। इतनी बात को डाइजेस्ट करने में किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत अगर हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे सूचित करें, ताकि मैं और थोड़ा डेप्थ ले जाने की कोशिश करूं। लेकिन इसमें कुछ डेप्थ अब बचा नहीं है। अब ध्यान से समझने की कोशिश अच्छे से करिएगा आप लोग। वो अच्छा कोशिश क्या होगा और किन प्रक्रियाओं के द्वारा आप अच्छा कर पाएंगे, इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है। पुर्तगाली इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। अब ध्यान से थोड़ा सा भारत के मैप को आप लोग देखेंगे। दोस्तों देखो ध्यान से, ये है हमारा भारत। आप अच्छे से समझिएगा। मैंने पूरा चीज़ को आपको अच्छे से एक्सप्लेन पहले ही किया था, और मैंने आपको बताया था दोस्तों कि यहाँ पर मेरे भाई ये था अरब प्रांत। आप पूरे पिछले लेक्चर को एक बार देखिएगा। तो भारत का अरब से भी व्यापार होता था, और यहाँ पर गुजरात के शासक से भी व्यापार होता था। अब ध्यान से सुनना,
जब नवीन भौगोलिक मार्गों की खोज होगा तो नवीन भौगोलिक मार्गों की खोज में सबसे ज़्यादा किस सेना का महत्व बढ़ेगा? नौ सैनिक क्षमता का महत्व बढ़ेगा, क्योंकि नवीन भौगोलिक स्थल मार्ग तो टर्की ने बंद कर दिया, इसलिए मेरे पास जल मार्ग थी और जल मार्ग में वही शक्ति उत्कृष्ट हो सकती है मेरे भाई, जिसके पास जल सैनिक क्षमता अर्थात नौसैनिक क्षमता का विकास सबसे ज़्यादा होगा, जिसको आज के समय में हम नेवी के नाम से जानते हैं। जिसके पास नेवी फोर्स सबसे ज़्यादा होगी वही क्या होगा? प्रबल होगा। और उस समय नेवी फोर्सेस के मामले में पुर्तगाली धीरे धीरे आगे उठ रहे थे। और ध्यान से सुनिएगा, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक अधिकार करते हुए अन्य राष्ट्रों को, अन्य यूरोपीय राष्ट्रों को पराजित क्यों कर पाया? क्योंकि अगर आप ब्रिटेन को देखेंगे दोस्तों, तो चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, उसके पास नेवल सोल्जर्स के अलावा, नेवी सैनिक के अलावा किसी प्रकार का कोई मार्ग ही नहीं था, इसलिए नौसैनिक क्षमता उसकी मजबूत थी, इसीलिए सबको पराजित करता चला गया। अब यहाँ से समझना, ये अरब था मेरे भाई, और इसी अरब के जस्ट इधर अगर आप देखेंगे तो दोस्तों ये कुछ और नहीं था, ये क्या था आपको समझना होगा। ये क्या था? ये आपका अफ्रीका था, और यहीं से तो उठ के का यूरोप के लोग आए थे, और यहीं से केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते हुए ये मालाबार तट पर गया था। जैसे ही यह व्यक्ति मालाबार तट पर जाता है, और मालाबार तट पर जाने के पश्चात ही यहाँ पर एक शासक था, उस शासक का नाम आपको याद होना चाहिए। इसी काली कट पर यहाँ एक शासक था, उस शासक का नाम क्या था? जमोरिन। क्या नाम था दोस्तों? जमोरिन। और यह किस धर्म से संबंधित था? क्योंकि पीसीएस हो या लोकल या किसी भी वनडे लेवल का एग्जाम हो, उसमें प्रश्न ये पूछा कि किस धर्म से संबंधित था, तो एक हिंदू धर्म से संबंधित एक हिंदू शासक था। जमोरिन क्या था? एक हिंदू शासक। इसने क्या किया कि जैसे ही वास्को डी गामा कालीकट पर पहुंचता है, इस जमोरिन ने इसका भव्य स्वागत कर दिया। और जब भव्य स्वागत किया, और कुछ ही दिन तक था मेरे भाई, जब कुछ दिन तक था तो उसी क्रम में यहाँ के अरब के लोगों ने और यहाँ मिस्र वासियों ने और गुजरात के कुछ शासकों ने मिलकर के विरोध कर दिया कि तुम इससे भारत में व्यापार करने की अनुमति क्यों दे रहे हो। क्योंकि अरब वासियों को ये लगता था कि भाई ये सब व्यापार वाणिज्य पर क्या कर लेंगे? कब्जा कर लेंगे। इसलिए इस जमोरिन हिंदू शासक ने जब इसका क्या किया, जमोरिन हिंदू शासक ने स्वागत किया, खूब बढ़िया से इसका स्वागत किया। और स्वागत करने के पश्चात ही इसी जमोरिन का क्या हुआ मेरे भाई? आपको पता होगा कि अरब के लोगों ने, मिस्र के लोगों ने, गुजरात के लोगों ने इसका क्या किया? विरोध किया। समझ में आ गया क्या आपको? क्योंकि भारत का पहले से संबंध यहाँ से चल रहा था। और जब विरोध किया तो इसी विरोध के पश्चात अब आगे की घटना को हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे। देखो दोस्तों, जब विरोध किया तब क्या हुआ? तब यही वास्को डी गामा कुछ और नहीं किया, बोला कि कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। खूब ये भी गिड़गिड़ाया, लेकिन कोई इसका असर नहीं हुआ। इसने कुछ दिन तक मात्र रुका, और उसी कुछ दिन में दोस्तों, उसी कुछ दिन में इसने क्या किया? यहाँ से कालीकट से काली मिर्च क्या लेके गया? याद रखिएगा, काली मिर्च और मसाला यहाँ से कहाँ ले गया? यूरोप ले गया। कहाँ ले गया? यूरोप ले गया। और जब यूरोप ले गया तो इसी यूरोप में इसने 60 गुना ज़्यादा दाम पर इसे क्या कर दिया? बेच दिया। 60 गुना ज़्यादा दाम पर क्या किया? बेच दिया। तब दोस्तों यूरोप में एक हलचल सी मच गई कि आखिर यह शासक, यह वास्को डी गामा ऐसी कौन सी गतिविधियाँ इतने कम समय में किया कि भारत में इसने 1 रुपये के सामान को 60 रुपये में बेच दिया हम लोगों को ला करके। दोस्तों इसी का परिणाम था कि पुर्तगाल में, भारत में अर्थात यूरोप में पुर्तगालियों का आने का क्रम सिलसिला जारी हो गया। और जब यह 1498 ईस्वी से जब यह फिर से उसी रास्ते से फिर वापस जाता है और इसने कहा कि मैंने अपने यात्रा के खर्च को काटने के पश्चात भी 60 गुना दाम में बेचा, अगर यात्रा का खर्च नहीं लगा होता तो शायद यह 80 से 90 गुना खर्च, 80 से 90 गुना मुझे फ़ायदा मिला होता। लेकिन दोस्तों ये तो बहुत बड़ा फ़ायदा है, 1 रुपया लगाओ 60 रुपया दो, हम लोगों के लिए तो बहुत है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग उतार लीजिए अच्छे से
किसी भी कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे अवश्य बताइएगा। दोस्तों एक बार फिर से मैं इसको रिकॉल कर दूं, आप लोग उतारते रहिए। पुर्तगाली कंपनियों में सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी भारत में आती है, उसमें आने वाला वास्को डी गामा था। अफ्रीका का निचला तट क्या कहलाता है? उत्तर महासागरीय, जिसे इंग्लिश में केप ऑफ गुड होप बोलते हैं। इसी का चक्कर लगाते हुए कहाँ पहुँचा? मालाबार तट। मालाबार तट कहाँ है? केरल में। केरल में कौन सा जगह था? कालीकट। इस कालीकट पर कब पहुंचा? 1498 ईस्वी में। यहाँ इसका स्वागत किसने किया? जमोरिन। यह कौन था? हिंदू शासक था। जब इसने भव्य स्वागत किया तो वहाँ पर किसने विरोध किया? अरब के लोगों ने, मिस्र के लोगों ने, गुजरात के लोगों ने जब इसका विरोध किया तो यहाँ से कुछ ही समय बाद यह चला गया और यहाँ से काली मिर्च और मसाला लेके गया और उसको ले जाकर के यूरोप में यात्रा के व्यय को काटने के पश्चात 60 गुना अधिक लाभ पर बेचता है, जिससे भारत में पुर्तगालियों के आने का सिलसिला जारी हो गया। उतार लीजिए आप लोग। हो गया? आगे देखते हैं। अब मेरे भाई आप लोग इस तरह से पढ़ने की कोशिश करिए। मुझे उम्मीद है कि आपको इतिहास रटने के लिए नहीं, इतिहास आपको समझ में वास्तव में आएगी। अब ध्यान से आप लोग सुनिएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से सुनो। बात ये चीज़ है कि क्या चीज़ हमको समझना है और क्या चीज़ नहीं समझना है। इन्हीं क्रम में हम थोड़ा सा अच्छे से हम समझेंगे। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों। देखो जब ये चला गया तो उसके बाद जो मैं नाम लिखूंगा आप लोग इसको रटिएगा मत, क्योंकि इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको मैं समझा रहा हूँ। देखो दोस्तों 1501 ईस्वी में, कब? 1501 ईस्वी में एक पुर्तगाली व्यक्ति आता है जिसका नाम है पेड्रो अल्ब्रेज कैब्रॉल। क्या नाम है दोस्तों? पेड्रो अल्ब्रेज कैब्रॉल। इस बात को ध्यान से सुनिएगा। ये भारत में आता है 2 जहाजी बेड़ों के साथ आता है। इसने अपनी नौसैनिक क्षमता को मजबूत दिखाने के लिए 2 नौसैनिक बेड़ों के साथ भारत में आया। उसी के पश्चात 1498 ईस्वी में कौन गया था? आपको पता है कुछ ही समय बाद वहाँ से वास्को डी गामा भारत से चला गया था। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। दूसरी बार 1502 ईस्वी में याद रखिएगा कौन आया? फिर से वास्को डी गामा पुनः भारत आता है। वास्को डी गामा पुनः भारत आया। ठीक है, 1498 में पुनः आया। इसने जो कालीकट में फिर से कंपनी स्थापित किया था, जो कालीकट में स्थापित किया था फैक्ट्री आकर के पहली बार, उस फैक्ट्री को हिंदू शासक जमोरिन ने बंद करा दिया था। तो 1502 में ये पुनः आया, इसका कोई औचित्य नहीं था। अब ध्यान से सुनिएगा। फिर से 1503 ईस्वी में याद रखिएगा, 1503 ईस्वी में इन लोगों ने केरल में ही कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित किया। कहाँ पर? कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित किया। आपको बात तो समझ में आ चुकी होगी। यस सर, ये बात तो सर समझ में आ गई कि पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ लगती है सर? केरल के कोचीन में लगती है। और पुर्तगालियों की दूसरी फैक्ट्री इसी, ध्यान से एकदम अच्छे से सुनिएगा, आपको किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगा। 1503 में ही दूसरी फैक्ट्री इसकी कहाँ लगती है? कन्नूर में। कन्नूर कहाँ है? यहीं पर है। तो कन्नूर में कौन सी फैक्ट्री लगती है? दूसरी फैक्ट्री लगती है। पहली फैक्ट्री कहाँ लगी इनकी? सर केरल में जब ये सब आएंगे तो पहली फैक्ट्री तो केरल में ही तो लगाएंगे। बताओ मेरे भाई, इसमें कोई रटने की प्रथा है क्या? जो कालीकट में आ रहा है तो केरल में जगह कोचीन है और कोचीन के आसपास कन्नूर है, तो वहीं पर तो लगाएंगे पहली फैक्ट्री। तो इसमें रटने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। क्योंकि हम लोग रटते हैं, समझते थोड़ा कम है। अगर थोड़ी सी सारगर्भिक समझ को बढ़ा लें तो रटने की प्रथा से मुक्त बिल्कुल हो जाएंगे। हमको विरक्तता की अवस्था में जाना है कि रटना बिल्कुल नहीं है। कोचीन कहाँ है? केरल में। केरल में पहली बार कालीकट में आता है तो वहीं तो लगाएगा। कन्नूर कहाँ है? केरल में। तो आपको ये बात तो अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। आप लोग अवश्य इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद आप लोग जल्दी बताएं, हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से अब सुनिएगा मेरे भाई। अब ध्यान से सुनना। जब ये सब कंपनी लगा लिए, सब कुछ लगा लिए, तभी घटना ये घटी कि अब
पुर्तगाल सरकार बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई क्योंकि उसको पैसा ज़्यादा मिलने लगा। और जब पुर्तगालियों को पैसा ज़्यादा मिलता है, इसी क्रम में अब पुर्तगाली वायसरायों का भारत में आगमन स्टार्ट होगा, क्योंकि वहाँ का शासक अब पुर्तगाली वायसराय को भारत में भेजना स्टार्ट कर दिया। और क्या बोला कि जाओ, अब भारत में लॉन्ग टाइम तक हमें व्यापार प्रक्रिया को निष्पादित करना है और इस प्रकार से व्यापार करना कि हम नौसैनिक क्षमता में मजबूती कर लें और अन्य यूरोपीय कंपनियों की आने को हम तोड़ दें। जो अरब ने हमारा विरोध किया था, जो मिस्र ने हमारा विरोध किया था, जो गुजरात के शासकों ने मेरा विरोध किया था, उन सबको क्या कर दो, हटा देना। इसलिए ध्यान से अच्छे से सुनना है। प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन बन के आएगा, प्रश्न आपसे यहाँ से बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो ध्यान से सुनिएगा। देखो दोस्तों, प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस, याद रखिएगा, फ्रांसिस डी अल्मेडा बन के पुर्तगालियों की तरफ से आएगा। यह क्या होगा, प्रथम वायसराय बन के आएगा। तो आपको इतनी बात तो सर पता चल गई कि प्रथम वायसराय कौन बन के आता है, फ्रांसिस डी अल्मेडा, और ये 1505 में आता है और 1509 तक भारत में रहता है। तो अब ध्यान से आपको अच्छे से पूरे टॉपिक्स को समझना होगा। देखो ध्यान से सुनना दोस्तों, इसने जब आया तो अब ध्यान से सुनिएगा। एक आता है फ्रांसिस डी अल्मेडा और फ्रांसिस डी अल्मेडा के बाद आता है अल्बुकर्क। ध्यान से सुनिएगा एकदम। फ्रांसिस डी अल्मेडा जब भारत पर आएगा तो ये सोचेगा कि हम पूरा हिंद महासागर पर नियंत्रण स्थापित कर लें। अब ध्यान से थोड़ा यहाँ पर सुनना। ये देखो, अगर ये मान लो ये हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया है और यहाँ पर हमारा अफ्रीकन कंट्री है, ऐसे मेरा अफ्रीका है, ऐसे समझ लो, और ये अरब है और यहाँ से सब आ रहे थे, ऐसे आ रहे थे। इसी कॉन्टेक्स्ट को समझना। और ये पूरा हमारा क्या था, इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन, एकदम अच्छे से समझिएगा। इसने क्या किया कि इस पूरे हिंद महासागर पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, इस पूरे हिंद महासागर पर, यह जो भी था आपको महासागर, अरब सागर और ये जो भी बेल्ट आपको दिख रहा था, इस पूरे जगह पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए फ्रांसिस डी अल्मेडा ने एक पॉलिसी की घोषणा किया। और वो पॉलिसी क्या थी, ब्लू वाटर पॉलिसी। याद रखिएगा, कौन सी पॉलिसी लागू किया, नीले पानी की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी की घोषणा किया। आपको समझ में आ गया होगा, नीले पानी की नीति। दोस्तों इतना तो इंग्लिश आना ही चाहिए कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू किया, इसने लागू किया। अब ध्यान से सुनना, क्यों किया। इस ब्लू वाटर पॉलिसी का उद्देश्य क्या था, एकदम अच्छे से समझिएगा। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब था हिंद महासागर पर नियंत्रण स्थापित करना। तो ध्यान से सुनना, पहला पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस डी अल्मेडा जब भारत पर आता है वायसराय बन करके, तो इसने सबसे पहले पूरे जल को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश किया। इसके बाद जब अल्बुकर्क आएगा तो वह जल पर नहीं थल पर खेलेगा, इसलिए जल पर नियंत्रण स्थापित करने की प्रक्रिया का शुरुआत किसने किया, फ्रांसिस डी अल्मेडा। और ध्यान से अब सुनना, एकदम अच्छे से सुनिएगा, तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया। अब समझिएगा इस कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा सा आगे। इस ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब क्या था दोस्तों, इंडियन ओशन अर्थात हिंद महासागर, ये भी तो हिंदी में नहीं लिखना पड़ेगा ना, इंडियन ओशियंस पर कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण स्थापित करने के लिए, कंट्रोल करने हेतु इसने क्या किया, ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया। अब आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अब ये कैसे कंट्रोल करते हैं इंडियन ओशंस पर, थोड़ा सा समझिएगा। इस पुर्तगालियों का एक सिस्टम था और उस सिस्टम को अच्छे से समझ लेंगे तो आप कभी फेल नहीं होंगे। दोस्तों इसकी हिंदी कुछ नहीं होती है जो मैं लिखने जा रहा हूँ, कॉर्टेज आर्मेडा सिस्टम, कॉर्टेज आर्मेडा पद्धति इसको बोलते हैं, यही इसका नाम ही है, कॉर्टेज आर्मेडा सिस्टम। आपको इतनी बात तो याद रखी होगी, या कॉर्टेज आर्मेडा काफिला, कुछ भी कह सकते हैं इसको काफिला भी लिख सकते हैं या सिस्टम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अब मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। कॉर्टेज का मतलब क्या होता है, कॉर्टेज का मतलब पुर्तगाल की भाषा में होता है परमिट लेना। क्या लेना, परमिट लेना। इस बात को आप समझ चुके हैं कि कॉर्टेज का मतलब सर
परमिट लेना होता है। इस बात को आप अच्छे से समझ रहे हैं। आर्मेडा का मतलब क्या होता है, हम करेंगे नौसेना की निगरानी। ध्यान से आप सुनिएगा, नौसेना की निगरानी, इस बात को समझिएगा। इन लोगों ने क्या बनाया, गजब की पॉलिसी थी। क्या इन लोगों ने, फ्रांसिस डी अल्मेडा की पॉलिसी थी। पुर्तगाली वायसराय सबसे पहले कौन बन गया, फ्रांसिस डी अल्मेडा। इसने क्या लागू किया सर, ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब क्या था सर, हिंद महासागर पर कंट्रोल करना। किस लिए कंट्रोल करना, क्योंकि इसके पहले इन लोगों ने क्या लागू कर दिया, कॉर्टेस आर्मेडा काफिला सिस्टम। इसको समझिएगा थोड़ा सा। जो भी जहाज, ध्यान से सुनिएगा, जो भी जहाज पुर्तगाल की जहाज को छोड़ करके अगर अन्य जहाज कहीं की भी हो, अगर वो हिंद महासागर में व्यापार करने के लिए आती है तो उसे पुर्तगालियों से एक कॉर्टेज लेना पड़ेगा, अर्थात परमिट लेना पड़ेगा कि मुझे इतना पैसा दो तब तुम व्यापार करोगे, अगर नहीं दोगे तो तुम व्यापार नहीं कर पाओगे। आर्मेडा का मतलब क्या था कि जो भी जहाज इसमें पुर्तगाल को छोड़ करके अन्य जहाज इस हिंद महासागर में घूमेंगी, उनकी निगरानी हमारी जिम्मेदारी है कि तुम कितना व्यापार कर रहे हो और कितना पैसा दे रहे हो। तो ध्यान से सुनना, जब दोस्तों इस प्रकार से हिंद महासागर पर कॉर्टेज आर्मेडा काफिला सिस्टम जब लागू होगा तो आप खुद सोचो कि इसका विरोध होगा कि नहीं, क्योंकि पहले से अरब वाले व्यापार कर रहे थे, उसके बाद गुजरात वाले व्यापार कर रहे थे, उसके पहले मिस्र वाले व्यापार कर रहे थे। तो इन राष्ट्रों से विरोध का स्वर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो ध्यान से सुनिएगा, इन लोगों ने क्या लागू किया था, कॉर्टेज आर्मेडा काफिला सिस्टम। और इसी सिस्टम का परिणाम क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा, आप लोग इसको रटिएगा मत मेरे दोस्तों, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इसी क्रम में जब इन लोगों ने जब ये सिस्टम इंडियन ओशंस पर कंट्रोल करने के लिए लागू किया, तो इसी क्रम में दोस्तों 2 युद्ध हो गया। अब दूसरा युद्ध क्या हुआ, पहला युद्ध और दूसरा युद्ध देखेंगे ध्यान से। तो पहला युद्ध क्या होगा, चौल का युद्ध। रटिएगा मत, इसको आप लोग याद ही मत करिएगा, मैं तो आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आप लोग कॉन्टेक्स्ट को समझिए कि अगर मैं ये इतना ही पढ़ा करके चला जाता तो आप लोग नहीं समझ पाते, रट लेते। लेकिन दोस्तों जायज़ सी बात है कि जिस पर क्षेत्राधिकार होगा, अगर उस पर किसी और का क्षेत्राधिकार स्थापित होगा तो विरोध का स्वर तो उठेगा, और जब विरोध का स्वर उठेगा तो युद्ध तो होगा। तो पहला युद्ध क्या हुआ, चौल का युद्ध हुआ। और दूसरा युद्ध क्या हुआ, दीव का युद्ध हुआ। दीव का युद्ध हुआ। और दमन और दीव आप लोग जानते ही होंगे। तो चौल के युद्ध किसके साथ हुआ, गुजरात के शासक को पराजित किया यहाँ पर। अब ध्यान से सुनिएगा, गुजरात के शासक को यहाँ पर पराजित करेगा, और दीव के युद्ध में मिस्र को पराजित करेगा और अरब वासियों को पराजित करेगा। इन सबको क्या किया, पराजित किया। और पराजित करने के पश्चात ही पुर्तगालियों का इंडियन ओशंस पर कंट्रोल क्या हो गया, स्थापित हो गया। अब बताइए, किसी भी तरह से आपको कोई भी दिक्कत अगर यहाँ तक हो तो मुझे आप लोग स्पष्टता के साथ सूचित करें कि पुर्तगाली पहला गवर्नर कौन बन के आता है। दोस्तों फ्रांसिस डी अल्मेडा। पहला वायसराय कौन था, फ्रांसिस डी अल्मेडा। इसने क्या लागू किया सर, ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया। सर ब्लू वाटर पॉलिसी का तात्पर्य क्या था सर, ब्लू वाटर पॉलिसी का सेंस था हिंद महासागर पर नियंत्रण स्थापित करना। हिंद महासागर पर किस प्रकार से सर नियंत्रण स्थापित करना, कॉर्टेज आर्मेडा काफिला सिस्टम के तहत लागू करना। कॉर्टेज का मतलब होता है परमिट लेना, आर्मेडा का मतलब होता है नौसेना की निगरानी करना, और काफिला का मतलब होता है जहाज़ों का काफिला आगे बढ़ेगा आपकी निगरानी करने के लिए। तो मेरे भाई इतने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। जब हिंद महासागर पर पहले से व्यापार कर रहे राष्ट्र जो असंतुष्ट होंगे कि नहीं, असंतुष्ट होंगे। पहले से व्यापार कौन कर रहा था सर, अरब कर रहा था सर, मिस्र कर रहा था सर, गुजरात वासियों के लोग कर रहे थे सर। तो क्या ये विरोध करेंगे कि नहीं, बिल्कुल सर। विरोध के फलस्वरूप क्या होगा, युद्ध होगा। और युद्ध क्या हुआ, चौल का युद्ध और दीव का युद्ध। चौल का युद्ध किसके साथ हुआ सर, गुजरात के शासक को यहाँ पराजित किया, और दीव के युद्ध में मिस्र अरब वासियों को पराजित करके पुर्तगालियों ने हिंद महासागर पर क्या स्थापित कर लिया, कंट्रोल स्थापित कर लिया। बताइए मेरी बहन मेरे भाई, आपको किसी तरह से कोई भी अगर इसमें समझने में अगर आपको
असहजता महसूस होती हो तो मैं इसे फिर से एक्सप्लेन करूँगा, अगर नहीं तो आप लोग फिर से मेरे वीडियोज़ को एक बार देखने की कोशिश करिएगा। बहुत डिटेलिंग किया हूँ मैंने टॉपिक्स को, किसी तरह से रटने की कोशिश मत करिएगा। आपके एग्जाम में प्रश्न क्या पूछ सकता है, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू किया, फ्रांसिस डी अल्मेडा। लेकिन मैंने इसको थोड़ा डिटेलिंग किया कि आप लोग समझ लेना। अगर आगे एग्जाम में पूछ दिया ब्लू वाटर पॉलिसी का उद्देश्य था हिंद महासागर पर नियंत्रण स्थापित करना या व्यापार करना या जहाजी बेड़ों को बढ़ाना, तो आप लोग अब तो समझ चुके हैं ना कि अगर थोड़ा भी स्टेपिंग आगे बढ़ाया तो आप फंस जाएंगे। लेकिन मैं फंसने लायक आपको नहीं छोड़ूंगा। मैंने बोला एग्जाम में जब प्रश्न आएगा तो आप खुशी से एकदम खिल उठेंगे, आपका चेहरा प्रसन्नचित रहेगा। आसपास के लोग डिप्रेशन में आ जाएंगे कि पेपर टफ है और आप इतना बेहतरीन तरीके से क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट है कि आपने गहराई में पढ़ा। ये बात समझ में आ चुकी होगी। आइए दोस्तों, अगले गवर्नर की हम संज्ञा उठाते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। आप अगला शासक होगा, अगला गवर्नर अर्थात अगला वायसराय बन करके आएगा पुर्तगाली वायसराय, वो होगा दोस्तों अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कौन बन के आएगा? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। मुझे नहीं लगता कि अब इतने में आप लोगों को कोई दिक्कत हुआ होगा। नो सर, बहुत अच्छे से सर समझ में आ गया। ओके, अब ध्यान से समझिएगा। देखो दोस्तों, ध्यान से सुनना। मैंने आपको बोला था इस बात को अच्छे से समझने के लिए आपको, और थोड़ा सा आप अच्छे से समझेंगे तो किसी तरह से कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो दोस्तों, पहली बात तो इसे याद रखना होगा कि इसे पुर्तगाली वायसराय का, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अभी मैं समझा रहा हूँ, एकदम अच्छे से समझिएगा। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अब मैं समझा रहा हूँ वास्तविक संस्थापक का अर्थ क्या है। देखो दोस्तों, एक आया जिसने बस बिखेर करके चला गया, हिंद महासागर पर बस कंट्रोल किया, लेकिन भारत में भी एंट्री करने के लिए कोई साधन पैदा नहीं किया। इसने क्या किया? भारत में सिर्फ आया नहीं, ये जब वायसराय बन के आता है तो इसने अपने क्षेत्र को एक संगठित बना दिया और इसने निर्धारित कर दिया कि ये मेरा क्षेत्र है, ये हमारा क्षेत्र है, इतना इतना हमारा क्षेत्र है। इसके पहले जो अल्मेडा आया था, अल्मेडा सिर्फ महासागरीय क्षेत्र तक ही सीमित था, समुद्र सीमा तक ही सीमित था। लेकिन अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने वास्तविक रूप से भारत में अगर किसी को स्थापित किया पुर्तगालियों को, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने स्थापित किया। और मैंने आपको बताया था कि पुर्तगालियों के भारत में आने का दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या था दोस्तों? क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत को बढ़ावा देना। इसलिए ये उसी का प्रतिनिधित्व करके आएगा और बोलेगा कि वास्तविक संस्थापक तो मैं ही हूँगा। कैसे किया? ध्यान से सुनिएगा। देखो दोस्तों, कुछ अच्छे से समझना इस टॉपिक्स को। यहाँ पर समझो, यहाँ पर है दोस्तों भारत, और ये भारत का है गोवा। अच्छे से समझिएगा। और इधर आएंगे आप तो दोस्तों यहाँ पर है, ये साउथ ईस्ट एशिया है, अर्थात दक्षिण पूर्व एशिया के राष्ट्र हैं, जिधर थाईलैंड है, वियतनाम है, कंबोडिया है। इधर नीचे आ जाएंगे लाओस है, वियतनाम है, फिर उसके नीचे आ जाएंगे ये सारे हैं, फिर इधर जावा, सुमात्रा है। तो इसी के नीचे यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहीं पर मलक्का जल संधि आपको मिलेगी। ठीक है, और इधर अगर आप जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर अरब वासियों के पास यहाँ पर है हार्मुज जल संधि, हार्मुज स्ट्रेट। आपको थोड़ा सा समझना होगा कहाँ पर है दोस्तों, ये फारस की खाड़ी के पास है। तो ध्यान से सुनना, अंग्रेजों ने क्या किया दोस्तों, ये तो पूरा स्थल मार्ग था ऊपर, आपको मैंने बताया था। इसके ऊपर है पाकिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान के ऊपर ईरान, ईरान के ऊपर इराक, इराक के ऊपर टर्की, टर्की के ऊपर यूरोपियन कंट्री, इटली के बाद स्टार्ट हो जाएगा। तो अब समझना, इसने क्या किया, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने किधर हार्मुज जल संधि पर कंट्रोल किया
और इधर मलक्का जल संधि को अपने नियंत्रण में ले लिया और इधर हिंद महासागर पर नियंत्रण में ले लिया। ध्यान से सुनना, बोला कि इधर से मैं किसी को आने नहीं दूंगा व्यापार करने समुद्र पर, इधर से कोई आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर इसका क्या था, कंट्रोल्ड था। इसलिए मेरे भाई अब बताओ मेरे को, जिसने पूरी तरह से अपने पुर्तगाली शक्ति को एक निश्चित आयाम दे दिया कि ये मेरा क्षेत्र है और अंदर भी उसका क्षेत्र था, इसलिए इसने गोवा, ध्यान से सुनिएगा, गोवा अर्थात बीजापुर के शासक थे यहीं पर, ध्यान से सुनिएगा मैं आपको समझा रहा हूँ। इसने बीजापुर के शासक, इसको मैं मिटा दूँ क्या आपको समझ में आ रहा होगा, ये गोवा है, ये सब कुछ आपको समझ जाना होगा। ये है मलक्का जल संधि, कौन सी है, मलक्का जल संधि। इन तीनों पर इसने क्या किया, नियंत्रण स्थापित किया। मलक्का, हरमुज अर्थात एक निश्चित स्वरूप दिया, संगठित कर लिया। इसीलिए अल्फांसो डी अल्बुकर्क को पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। और क्यों कहते हैं अब समझिएगा, क्यों कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा पहले इसको। देखो दोस्तों, इसने क्या किया कि गोवा के शासक थे, सॉरी गोवा के कह रहे हैं, बीजापुर के शासक। आप लोग अगर पेपर दिए होंगे तो यूपीएसआई 2021 का प्रश्न उठा के देखिएगा, यही प्रश्न था कि बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह, क्या मैंने बोला, यूसुफ आदिल शाह से क्या छीन लिया, गोवा छीन लिया। और भैया आप लोगों को पता होगा कि जिस गोवा को इसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से छीना, उस गोवा को इसने अंत तक पकड़ा रहा और 1961 में छोड़ के गए। सोच लीजिए कि क्या गजब की कहानी थी, क्या गोवा से लगाव था इनका। इसलिए दोस्तों, और इनको मैंने आपको बताया था कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने भारत में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से क्या छीन लिया, गोवा छीन लिया। और इसने क्या किया, गोवा छीनने के पश्चात अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया, कोचीन को राजधानी बना दिया। केरल की राजधानी कहाँ थी, कोचीन को राजधानी बनाया। अब अच्छे से समझने की कोशिश करिए। देखो दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या थी, इनको एक अस्थाई बस्ती बसाना था, ईसाइयत का प्रचार प्रसार करना था। इसका दो फैक्टर था आने का, एक था ईसाइयत का प्रचार प्रसार करना और दूसरा था अपनी व्यापार वाणिज्य को बढ़ाना। अब इसी क्रम में ये क्या करेगा, नालायक इतना बड़ा काम करके चला जाएगा। कोचीन कहाँ था, केरल में। केरल में क्या था, मसाला, काली मिर्च। तो इस पर ही तो वास्को डी गामा सबसे ज़्यादा लाभ कमाया था। इसलिए इसने कहा कि जिस क्षेत्र से हमने यहाँ आने की कोशिश किया, जिस वजह से मैंने आने की कोशिश किया, वो वजह तो सिर्फ थी काली मिर्च और मसालों का व्यापार करना। कहाँ है दोस्तों, केरल में है। केरल में पहली कंपनी किसने लगाई, कोचीन में पुर्तगालियों ने लगा। इसलिए दोस्तों इसने कहा इसी को राजधानी बनाओ, क्योंकि मसाला और इस पर हम कंट्रोल करेंगे। अब ध्यान से सुनना, राज्य में अर्थात भारत के अंदर थल पर कौन कंट्रोल करने की कोशिश किया, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। जब स्थल क्षेत्र में इसने एंट्री किया तो कोचीन को राजधानी बनाया। क्यों बनाया आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि यह हब था, एक हब सेंटर था काली मिर्च और मसालों के व्यापार का। इसलिए उस जगह को केंद्र बनाया। और गोवा को जब छीन लिया तो बोला कि ये तो मेरे अधीन आ गया। अब बोला पुर्तगाल वासियों को, आओ भारत में आ जाओ और क्या करो, भारतीय स्त्रियों से शादी करो। अब आपको खुद पता है कि भारत में दामाद का कितना बड़ा महत्व है। इसलिए दोस्तों मैंने बता दूं कि मैं पीछे भी आपको बताया था कि साम्राज्य विस्तार का सबसे सिंपल तरीका होता है शादी करके साम्राज्य का विस्तार करो। जब यहाँ पर खुद सोचो कि पुर्तगाली आएगा और भारत में लोगों से शादी करेगा तो दामाद बन जाएगा, तो भारत में लोगों का क्या होगा, वो साम्राज्य। और ऐसे लोगों से शादी करते थे जो बहुत गरीब हो, जिसके पास ज़मीन हो, लड़का ना हो लड़की हो, तो उस ज़मीन को अपने अधिकार में ले लेते थे। इस तरह से इन लोगों ने काम करना शुरू किया कि देखो दोस्तों, एक था व्यापार करना, इसलिए कोचीन को राजधानी बनाया, और दूसरा था ईसाइयत का प्रचार प्रसार करना, इसीलिए भारतीय स्त्रियों से क्या किया, शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया। कौन प्रोत्साहित किया, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने क्या बोला कि पुर्तगालियों को, किसको, पुर्तगालियों को
क्या किया? भारतीय स्त्रियों से शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया। भारतीय स्त्रियों से शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया। अब ध्यान से सुनना, ये तो हमारी भारत की बहुत गंदी, एक तरह से डर्टी सिस्टम है, जिसको बोल सकते हो आप लोग, कि लड़की जिससे शादी करेगी उसका धर्म उसी वही हो जाएगा। अगर ये किसी भी जात कास्ट की क्यों ना हो, उससे शादी करेगी तो ईसाई बन ही जाएगी। तो शादी का मतलब क्या हुआ? भारतीय स्त्रियों से शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसी क्रम में इसने क्या किया? ध्यान से सुनना, जो इनका उद्देश्य था आने का, वो क्या हो गया? अब क्या हो गया आपको समझ में आना चाहिए। और जब प्रोत्साहित किया तो इसी क्रम में इसने क्या किया? ईसाईकरण को बढ़ावा दिया। ईसाईकरण को बढ़ावा दिया। इनका तो उद्देश्य पूरा हो गया मेरे भाई। अब आपको टॉपिक्स कनेक्ट हो चुका होगा कि सर क्या गेम खेले कि सर इन लोगों ने गोवा को छीन लिया, कोचीन को राजधानी बना लिया, बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को लात मार के फेंक दिया, और दूसरे क्रम में इसने क्या किया? भारतीय स्त्रियों से दोस्तों शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया। और शादी का प्रोत्साहन ही ईसाईकरण की नीति को बढ़ावा देना होता है। इन लोगों का उद्देश्य तो पूरा हो रहा है। टर्की ने, जिस इस्लामिक राष्ट्र ने कस्तंतुनिया पर अधिकार कर लिया, इस्लाम को उसने बढ़ावा दिया, तो इन लोगों ने भी ईसाईकरण की नीति के तहत भारत की तरफ आए। और देखो दोस्तों किस प्रकार से ईसाईकरण की नीति को बढ़ावा दिया। अगर कभी भी आपसे आयोग डेप्थ प्रश्न की संकल्पना को अगर आपके सामने रखने की कोशिश किया तो वो यही पूछेगा कि पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? दोस्तों वास्तव में तो वही था जिसने बसने के लिए एक जगह पैदा कर दिया। वो था कौन? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसने बसने के लिए गोवा ले लिया और इसने लोगों को शादी करने के लिए यहाँ दामाद बनने के लिए मजबूर कर दिया, लाओ दामाद बन जाओ अब। तो दोस्तों वास्तविक संस्थापक तो यही माना जाएगा ना। लेकिन दोस्तों अगर ब्लू वाटर पॉलिसी के संदर्भ में मैं बात करूं तो ओशियानिक सेक्टर में अर्थात समुद्री मार्गों के क्षेत्र में किसने बढ़ावा दिया? तो फ्रांसिस डी अल्मेडा। और दूसरे नंबर पे कौन है? फ्रांसिस डी अल्बुकर्क। और इसी के बाद आएगा दोस्तों नीनो डी कुन्हा। लेकिन इसके पहले हम क्या बात करेंगे, एक हम थोड़ा सा स्टोरी ऑफ मुंबई के बारे में बात करेंगे। इसी समय अंग्रेज राजकुमार चार्ल्स के साथ पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन की शादी होता है, और इन लोगों ने किस प्रकार से मुंबई दहेज में दिया और मुंबई को फिर बेच दिया, किस प्रकार से क्या हुआ, इन सारे कॉन्टेक्स्ट को हम अगले कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। और पुर्तगालियों को समाप्त करते हुए दोस्तों हम डच को क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो मुझे लगता है आपको मेरे पूरे टॉपिक्स का कॉन्टेक्स्ट समझ में आ चुका होगा। आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर कई बार रिवीजन करने की कोशिश करिएगा। जैसे जैसे मैंने समझाया वैसे वैसे आप लोग नोट्स को बनाइएगा। इसके बाद आपका काम है पेपर को सॉल्व करना। मेरे दोस्तों निश्चित ही आप सफल होंगे, बस पेपर को सॉल्व करते रहिए। वाकई में जो मैं बोला था वो दिन आपका कंप्लीट होगा ही। एक बात याद रखिएगा, अगर आपकी नींद अधूरी है तो इसका सीधा सा प्रमाण है कि आप अपने सपनों के प्रति रात और दिन को एक किए हुए हैं। अगर आपकी नींद पूरी है तो सपनों के प्रति आप सतर्क नहीं हैं, इसलिए नींद को अधूरा रखिए। ऐसा लगे कि आप हमेशा पढ़ाई के नशे में धुत हैं, आप उसको पाने के लिए धुत हैं। खुद सोचो ना, किसी से आकर्षण होगा तो आप रात दिन बेचैन रहोगे। ये आकर्षण आपको बेचैनी पैदा करेगा और ये बेचैनी ही आपको उस लक्ष्य की तरफ लेके जाएगी जिस लक्ष्य के लिए आप रात दिन लालायित हैं। तो मेरे दोस्तों आपको मेरा पूरा लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। मैं इसी उम्मीद के साथ, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो दोस्तों मेरे लेक्चर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और कोशिश आप लोग ये करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आपको कहूँगा कि जो भी भाई, जो भी बहन पहली बार वीडियोस को आप लोग दृष्टिपात कर रहे होंगे तो मेरे पुराने लेक्चर को आप लोग देखते हुए अवश्य आएँ। किस प्रकार से मैंने शुरू किया था और किस प्रकार से मैं आज यहाँ तक पहुँचा चुका हूँ। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको एक बार दिल से गुड नाइट, टेक केयर एंड हैप्पी इन योर लाइफ। ओके।